एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉयल एकेडमी। आज के वीडियो में नेशनल इनकम जो चैप्टर हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी वर्सेस जीवीए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। तो ये हम कर चुके थे। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड में मैं देखता हूं कि प्रोड्यूसर का कंट्रीब्यूशन कितना है इकोनॉमी। प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट की, तो वो कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है प्रोडक्ट में। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज एन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक दैट मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉर्पोरेट सब्सिडरी, कंपनी और म्युनिसिपैलिटी टू एन इकोनॉमी, प्रोड्यूसर, सेक्टर और रीजन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज ए प्रोडक्ट ए, कोई प्रोडक्ट ए है जिसकी बनाने की कॉस्ट रही 50 रुपए। नाउ इस प्रोडक्ट में लेट्स से कंपनी ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, क्योंकि कंपनी 50 रुपए का ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट भी रखना पड़ेगा। तो लेट्स से आफ्टर एडिंग प्रॉफिट इस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो होगी 70 रुपए। सो व्हाट इज द वैल्यू एडिशन? वैल्यू एडिशन इज 20 रुपीज। वैल्यू एडिशन इज 20 रुपीज। अगर मैं बात करूं जीवीए की, तो जीवीए जो रहता है वो हमेशा बात करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? वेयर एज वैल्यू ऑफ आउटपुट, बट वो अभी उस पे कोई टैक्स या सब्सिडी नहीं लगा। टैक्स और विदाउट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट विदाउट टैक्स एंड सब्सिडी। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि जीडीपी और जीवीए का क्या फॉर्मूला होता है, तो जीडीपी इक्विवेलेंट हो सकता है जीवीए के अगर उसमें हम ऐड कर दें टैक्सेस। क्लियर? टैक्सेस को ऐड कर दिया जाए और गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है प्रोडक्ट्स में उसको माइनस कर दिया जाए, तो जीवीए कैन बी इक्वल टू जीडीपी। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, तो जीडीपी हमेशा कंज्यूमर की साइड से देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बात करा, मैंने बोला जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू में कंज्यूमर उसको खरीदेगा। सो जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर साइड, जो उसको कंजप्शन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जीवीए को देखा जाता है सप्लायर की साइड से, क्योंकि इसमें क्या देखी जाती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और जो उसका प्रॉफिट है जो ऐड किया जा रहा है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में, दैट इज द वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन ही सप्लायर देखेगा कि मैं अपने प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, कितना उससे प्रॉफिट ले सकता हूं। तो जीवीए इज ऑलवेज इन द साइड ऑफ सप्लायर। आई होप दिस इज क्लियर। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि अगर जीडीपी जीवीए से ज्यादा होती है, जीडीपी जीवीए से ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट इंपोज करेगा ज्यादा से ज्यादा टैक्स। जीडीपी अगर जीवीए से ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स इंपोज करेगा। ठीक है? और क्योंकि क्या हो रहा है, जीडीपी अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा है। मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो कि फैक्ट्री में ही है, अभी फर्म के अंदर ही है विदाउट टैक्स एंड सब्सिडी। तो अगर जीडीपी ज्यादा दिख रहा है, तो जीडीपी ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही है। और अगर जीडीपी कम है जीवीए से, तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है प्रोड्यूसर को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल इनकम की बात करूं, सो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम वाज मेड बाय दादा भाई नरौजी। दादा भाई नरौजी ने 1867 से 1868 में एक बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में नेशनल इनकम के बारे में बात करी। आफ्टर दैट
फर्स्ट साइंटिफिक जो मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, वो VKRV राव ने 1931 से 1932 के दौरान जो है वो एक प्रोड्यूस किया साइंटिफिक मेथड। और 1948 से 49 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम जो है वो कैलकुलेट किया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसमें काम किया। अगर मैं बात करूं 1949 में, तो नेशनल इनकम कमेटी को सेटअप किया गया और इसके चेयरमैन थे PC महालनोबिस, और PC महालनोबिस is known to be the father of statistics in India. Next is measures of economic growth. Measures of economic growth. अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने की बात करूं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं GDP, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें मेजर करता हूं। तो एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान मैं उसको कैलकुलेट करता हूं, क्योंकि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बोला जाता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में GDP कितना है। तो ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का जो है वो इसमें लिया जाता है। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और अगर मैं बात करूं कि नेशनल इनकम या GDP को कैलकुलेट करने का बेस ईयर क्या है, बेस ईयर इज 2011 to 2012. Next topic is nominal GDP. Nominal GDP, अगर मैं बात करूं nominal GDP, तो nominal GDP क्या होती है और real GDP क्या होती है? This is very important concept. Nominal, what is nominal GDP? तो nominal GDP क्या होती है? Calculation of production of final goods and services at current price. इसका मतलब करंट प्राइस मतलब कि इसमें इन्फ्लेशन लिया जाता है, इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। और अगर मैं बात करूं रियल GDP की, तो रियल GDP में क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वैल्यू है एट द बेस ईयर प्राइस, और इसमें इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब इसमें इन्फ्लेशन नहीं लिया जाता है। इसको मैं एग्जांपल के साथ अगर आपको समझाऊं, लेट्स से कि 2020 में मैंने 10 साइकिल प्रोड्यूस करी, 10 साइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन 2020, जिसका वैल्यू लेट्स से 20,000 था, 20,000 रुपीस। तो यहाँ पे 1 साइकिल जो रही वो रही 2000 की, 2000 रुपीस की। नाउ 2021 अगेन यहाँ पे आपने 20 साइकिल प्रोड्यूस करी, 20 साइकिल प्रोड्यूस करी, और 20 साइकिल प्रोड्यूस करी, इनका जो वैल्यू रहा वो रहा 40,000। अगेन यहाँ पे 1 साइकिल की जो वैल्यू है वो रही। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 2020 से 2021 में बढ़ा क्या? बढ़ा प्रोडक्शन, और कांस्टेंट रहा प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहा। 2020 में भी एक साइकिल का प्राइस 2000 था, और 2021 में भी एक साइकिल का प्राइस जो था वो 2000 था। तो प्राइस रहा कांस्टेंट, मींस इन्फ्लेशन को हमने नहीं लिया। तो 2021 में क्या बढ़ा? प्रोडक्शन बढ़ी। और अगर प्रोडक्शन बढ़ी तो प्रोडक्शन, अगर एग्जैक्टली प्रोडक्शन बढ़ रही है इकोनॉमी में, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? रियल GDP। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं इन विच प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद कांस्टेंट प्राइस। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं नॉमिनल GDP की, तो नॉमिनल GDP में क्या होगा? सेम एग्जांपल लेते हैं। 2020 में, लेट्स से 2020 में अगेन 10 साइकिल की प्रोडक्शन हुई, प्राइस वाज 20,000। 2021 में प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं हुई और 10 साइकिल ही हम प्रोड्यूस कर पाए, बट प्राइस हो गया 40,000। तो अब इसमें क्या किया जाएगा? अब इसमें देखा जाएगा, अब यहाँ पे एक साइकिल की क्या कॉस्ट रहेगी? 2,000 रुपए। यहाँ पे एक साइकिल की कॉस्ट रहेगी 4,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कांस्टेंट क्या रहा? कांस्टेंट रहा प्रोडक्शन, कांस्टेंट रही प्रोडक्शन, और इंक्रीज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ प्राइस। तो प्रोडक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे बढ़ी नहीं, यहाँ पे क्या बढ़ा? प्राइस बढ़ा चीजों का।
तो जब प्राइस बढ़ा तो मुझे तो दिख रहा है कि इकोनॉमी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कि इकोनॉमी की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी, बट एग्जैक्टली वो बढ़ी नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं। तो नॉमिनल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जिसमें प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस विद कांस्टेंट प्राइस, विद कांस्टेंट प्राइस। आई होप नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है? दो तरह की जीडीपी रहती है, एक जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एक जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्या वैल्यू है जब वो मार्केट में पहुंच रही है, दैट इज योर जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब गुड्स एंड सर्विसेज फैक्ट्री में ही है, ठीक है, मींस उनमें कोई टैक्स और सब्सिडी नहीं लगा है, और आफ्टर टैक्स और सब्सिडी मिलने के बाद इस मार्केट में पहुंचती है, और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू रहती है उसी को मैं बोलूंगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और अगर फैक्ट्री में रहती है उसको क्या बोलूंगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, लेट्स से अगेन कोई फैक्ट्री है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया ए, ठीक है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया ए जिसकी कॉस्ट थी 50 रुपए, और इन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, कंपनी ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, इसकी वैल्यू होगी 70 रुपए, ठीक है। नाउ अगर इसकी मैं प्रोडक्शन देखूं गुड्स एंड सर्विसेज की एट दिस कॉस्ट, दैट इज योर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इस कॉस्ट पे मैं क्या बोलूंगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ अब इस पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स भी लगाएगी, गवर्नमेंट इस पे टैक्स भी लगाएगी, और हो सकता है इस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी दे, सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, सब्सिडी में उसका प्राइस कॉस्ट कम हो जाएगी, टैक्स में वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब ये आफ्टर टैक्स एंड सब्सिडी कहां पहुंचेगा? मार्केट में। मार्केट में फैक्टर कॉस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा टैक्स को और माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी को, वो मार्केट प्राइस बनेगा। क्लियर? तो ये कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट द एक्चुअली ट्रांजैक्टेड प्राइस। तो मार्केट में जो कंज्यूमर जिस प्राइस पे चीज खरीदता है उसको बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इसमें क्या होता है? इंक्लूड होते हैं टैक्स और सब्सिडी। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एक्चुअल कॉस्ट, उसकी एक्चुअल कॉस्ट है प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, नोट द सेल। सेल को नहीं देखा जा रहा है, मतलब मार्केट प्राइस को नहीं देखा जा रहा है, और इसमें इंक्लूड नहीं होता है टैक्स और सब्सिडी, डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्लूड सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन में सब्सिडी प्रोवाइड होगी, वो इसमें ली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। प्रोडक्शन में सब्सिडी ली जाएगी, बट उसके प्राइस को लेकर जो सब्सिडी दी जाएगी वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट इज ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, नाउ आपको पता है कि द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ द टोटल जीडीपी इज कॉल्ड ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। हम कितनी करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आउट ऑफ टोटल जीडीपी, उसको क्या बोलते हैं? ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। और ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन जो है बहुत जरूरी होती है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अगर किसी कंपनी के पास, किसी कंट्री के पास, इकोनॉमी के पास अगर कैपिटल नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी उसके पास प्रोडक्शन नहीं होगी, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो उसकी जीडीपी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, या कोई प्लांट लगाना है, या कोई फर्म बनानी है, तो उसके लिए आपको चाहिए कैपिटल, और कैपिटल आपको मिलेगा दो बंदों से, और वो दो कौन है? एक तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इन्वेस्टर चाहिए ना कैपिटल के लिए, इन्वेस्टर चाहिए, ठीक है। और जितनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी इकोनॉमी में उतना ही ज्यादा ग्रोथ होगी। एक तो चाहिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर, या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से मिलेगी
या तो फॉरेन इन्वेस्टर से मिलेगी। अब यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर है गवर्नमेंट, या तो फर्म, या तो कौन? हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड। और फॉरेन तो फॉरेन कंट्री, जैसे एफडीआई। क्लियर? तो कैपिटल जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल को बनाने के लिए चाहिए सेविंग। ठीक है? और सेविंग कहां से आएगी? या तो गवर्नमेंट से आएगी, या फर्म से आएगी, या हाउसहोल्ड से आएगी, या फॉरेन इन्वेस्टर से आएगी। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं तो क्या है? परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट made each year out of the total GDP is called gross capital formation. High gross capital formation denote high rate of saving, जैसा कि मैंने बात की, in the economy, which is required for a high rate of production. ठीक है? अगर कैपिटल होगा, कैपिटल तभी होगा जब आपके पास हाई सेविंग होगी। ठीक है? और अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं होगा। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। जो मनी आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। और अगर कैपिटल नहीं होगी, फैक्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूड कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो हाउस होल्ड सेक्टर, जैसा कि मैंने ये बात करी। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। और यहां से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इंडिया की जो डोमेस्टिक सेविंग है, इट हैज इंक्रीज्ड इन लास्ट 2 डिकेड, लास्ट 3 डिकेड, या लास्ट 5 ईयर से इंडिया की जो सेविंग है वो इंक्रीज हो रही है। इंडिया की कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है लास्ट 2 to 3 ईयर या 5 ईयर। इस तरह की स्टेटमेंट पूछ ली जाती हैं। इसको आप बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज आप इकोनॉमी की सिचुएशन को देख के इसका आंसर कर सकते हो। जैसे अभी कोविड चला हुआ है, कोविड में सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन जो थी वो इंडिया की काफी लो चली गई। कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली तो कैपिटल फॉर्मेशन और सेविंग जो है वो कंसिस्टेंट वे में तो इंक्रीज नहीं होंगी। अगर मैं बोलूं 4-5 साल से इंक्रीज हो रही हैं, 6 साल से इंक्रीज हो रही हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इनकम मेथड। तो 3 मेथड है यहाँ पे, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और कंजम्पशन मेथड। तो इनकम मेथड जो है वो इंडिया में यूज नहीं होता है। वी डोंट यूज इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वी यूज ओनली दीज 2 मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड कंजम्पशन मेथड। Product method and consumption method are the only method that we use in India in order to calculate national income. अब इनकम मेथड को यूज क्यों नहीं करते? इनकम मेथड उसी कंट्री में रिलायबल है जहां की इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी है। फॉर्मल मींस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें ज्यादा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिसमें ज्यादा है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे जो कि कनेक्टेड रहता है गवर्नमेंट से, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में 80% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। 80% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दे आर एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर किसी इकोनॉमी में अगर 80% इनफॉर्मल सेक्टर है, उसकी इनकम का पता नहीं लगाया जा सकता है। इनकम का पता नहीं लगाया जा सकता है तो इनकम मेथड को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इनकम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो इनकम मेथड जो है वो
रिलायबल नहीं रहेगा उस इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि इनकम मेथड कहाँ पे यूज होता है, तो यूएसए में यूज होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में मैं देखता हूं कि फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनका वैल्यू क्या है, उनका प्राइस क्या है। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका प्राइस क्या है, उसको देख के मैं प्रोडक्ट मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर। नेक्स्ट इज कंजप्शन मेथड। कंजप्शन मेथड में मैं फॉर्मूला यूज करता हूं कंजप्शन मेथड में, C प्लस आई प्लस G प्लस X माइनस M। इसको मैं बोलता हूं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। कंजप्शन मेथड इज आल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है हमारी कंट्री में, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और हमारे नेट एक्सपोर्ट कितने हैं। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट से देश में मनी आती है इसलिए इसको प्लस किया है, और इंपोर्ट से देश के बाहर जो है मनी जाती है इसलिए इंपोर्ट को माइनस किया है, और इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है नेट एक्सपोर्ट। तो इन सभी का एडिशन क्या कहलाता है, कंजम्पशन मेथड। तो इन सभी मेथड को यूज करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं, और ये एक तरह से करंट फैक्ट भी हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया की जीडीपी की इन टर्म ऑफ पीपीपी क्या है ये, पीपीपी इज परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि हमारी कंट्री की या किसी भी कंट्री की परचेजिंग पावर कितनी है, वहां के लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है एज कंपेयर टू अदर करेंसी। लेट्स से एग्जांपल कमोडिटी है, लेट्स से टीवी का जो प्राइस है यूएसए में, लेट्स से इट इज $20 यूएसए में टीवी का प्राइस है, और लेट्स से उस टीवी का प्राइस जो है इंडिया में उस टीवी का प्राइस है लेट्स से ₹1000। एक एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे इंडिया में। तो अगर मैं बात करूं कि इस कमोडिटी के लिए $20 है, वो इक्विवेलेंट टू होगा ₹1000। टीवी के लिए अगर मैं टीवी कमोडिटी को देखूं तो वो $20 के इक्विवेलेंट होगा हमारे ₹1000 के। $1 किसके बराबर हो जाएगा, $1 हो जाएगा इक्विवेलेंट टू ₹50। क्लियर, $1 इज इक्विवेलेंट टू ₹50। तो अगर मैं बात करूं वैसे डॉलर की कीमत कितनी है, अगर मैं बात करूं नॉमिनल टर्म में, वैसे ₹74। $1 इज इक्विवेलेंट टू ₹74। तो अगर मैं बात करूं इंडियन जीडीपी की इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ये हमेशा हाई होती है। इंडिया की इकोनॉमी इन टर्म ऑफ पीपीपी इज हायर देन नॉमिनल टर्म। अगर मैं जीडीपी इन टर्म ऑफ पीपीपी बात करूं तो ये अराउंड $8 to 9 ट्रिलियन है, और अगर मैं बात करूं नॉमिनल की इन टर्म ऑफ नॉमिनल टर्म, ये अराउंड अभी $3 ट्रिलियन है। अगर मैं बात करूं इंडिया के रैंक की इन टर्म ऑफ पीपीपी, तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ जीडीपी, और फर्स्ट इज चाइना। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करी जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ चाइना इज हाई, फर्स्ट में आता है, एंड थर्ड इज इंडिया। और अगर मैं बात करूं नॉमिनल एक्सचेंज में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक है 6th। तो पहले इंडिया 5th रैंक पे भी आया था, बट नाउ
by the end of this financial year, India's rank is 6th and first rank is of USA. USA का फर्स्ट रैंक है इन टर्म ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज. नॉमिनल एक्सचेंज कभी ज्यादा नहीं होगा परचेजिंग पावर पैरिटी से. इंडिया की जीडीपी जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड नंबर पे आती है. ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और इसी के साथ इसको खत्म करते हैं, ये चैप्टर को खत्म करते हैं और आई होप ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.